सुशांत सिंह राजपूत आईआईटी बॉम्बे में उनका एक लेक्चर था। तो उस आईआईटी बॉम्बे के लेक्चर में उन्होंने बोला था कि Now, the biggest lie was money plus recognition is equal to happiness, is equal to success. मैंने तो फेम अटेंड कर लिया, मैं इतना फेम अटेंड किया कि मुझे यहाँ बुलाया गया, सब कुछ है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी सेटिस्फैक्शन नहीं देता। यू आर ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल। क्या ओरिजिन था, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ? तो अद्वैत वेदांत इज अ फिलॉसफी दैट इज गिवन बाय आदि शंकराचार्य। वेदांत का आप टेक्निकल संधि विच्छेद अगर आप करें इस शब्द का, वेद अंत। एक स्वामी थे, उनके बारे में आपने डिटेल दी थी, तो वो क्या स्टोरी थी? स्वामी जी या बाला कहें तब, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ द फ्रीडम। ही वुड से कि इंडिया इज फ्री बट आर इंडियंस ट्रूली फ्री। इनर इमेज किस तरीके से काम करती है, या आपने बोला कि भाई ठीक है आउटर इमेज पे तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट देर इज़ अ गैप। सो वो गैप एग्जैक्टली क्या है? जैसे अभी हम लोग सोशल मीडिया की लाइफ में जनरल मासेस आप देखोगे कि वो अपनी अच्छी चीज़ें डालते हैं सोशल मीडिया पे, फोटोग्राफ्स कि हम घूमने गए, हम अच्छे रेस्टोरेंट गए, हम अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग किए, बट कोई अपनी नेगेटिव चीज़ें नहीं डालता। नो वन वांट्स दैट नेगेटिव अटेंशन। नेगेटिव अटेंशन वो लोग चाहते हैं जिनको भाई अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है, जिनको एक सिंपथी सीकिंग करनी है, बट एजेंडा भी उनका भी अटेंशन सीकिंग ही होता है। जो लाइक्स आ रहे हैं वो आपको डोपामिन किक दे रहे हैं, एंड दैट इज द एडिक्शन वाला वैलिडेशन। इनर इमेज को वैलिडेशन तब आएगा जब मैं एक्चुअली किसी रियल लाइफ इंस्टेंस में कुछ मैंने जो पढ़ा है अगर उसको अप्लाई कर पाई, यूज़ कर पाई। कि जो बात होती थी कि भाई क्या कहेंगे 4 लोग, वो मेरे को लगता है अब 4 लाख लोग चीज़ें हो गई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द अंकुश बजाज शो। आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे साथ आज स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर पूर्वा। ये बेसिकली मेटाकॉग्निजेंट कोच हैं और आज इनके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे वेदास के बारे में, अद्वैत के बारे में, और हम लोग कुछ स्टोरीज़ जानेंगे स्वामी चिन्मयानंद के बारे में, आदि शंकराचार्य के बारे में, और ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज की डेट में हम जो लोगों ने अपनी लाइफ को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और कुछ रिलेशंस है जो हमारे बहुत क्लोज रिलेशंस है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्बिंग हो रही हैं टाइम टू टाइम। तो उसमें किस तरीके से हमको डे इन डे लाइफ में इसको डील करना है और उसका रूट कॉज क्या है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज का डिस्कशन होने वाला है। सो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच पूर्वा टाइम निकालने के लिए और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। हम लोग पहले वेदास में जाएं, उसके पहले थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया और बेसिकली अभी आप क्या करते हैं। So, first of all, thank you so much, Ankush, for having me on this show. And speaking of my journey has been very different. अलग अलग पड़ाव से गुजरी हूँ, जहाँ आज मैं एज अ मेटाकॉग्निशन कोच एंड एन इनर इमेज कोच काम करती हूँ। बट मेरे आप अगर एजुकेशन वाइज देखेंगे तो एजुकेशन तो मेरा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी के बैकग्राउंड से। मेरा माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स हुआ है, उसमें मेरा पीएचडी का भी चल रहा था, बट समहाउ उस समय नहीं हो पाया। फिर मैंने कुछ समय टेक्सटाइल्स में काम किया। माई फादर वॉज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। मेरे को हैंडलूम्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने हैंडलूम्स में काफ़ी समय काम किया। एंड पैरेलली कब ये ट्रेनिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई मेरी, मुझे नहीं पता था। आई वॉज इंग्लिश लैंग्वेज कोच और मैं आईएल्ट्स के लिए ट्रेनिंग देती थी। और ये मैं काफ़ी पहले से देती थी, पहले स्टार्टिंग में, बिकॉज मेरी इंग्लिश पे ग्रास्प अच्छी थी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ रीडर। तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते थे, उनको गाइड करती थी, तो आईएल्ट्स के लिए, टॉफल के लिए देती थी। फिर मैंने ऑनलाइन जैसे ही स्टार्ट हुआ, आई थिंक अराउंड 2015-16 से मैंने ऑनलाइन देना स्टार्ट किया कोचिंग। बट उस समय उतना मार्केट में था नहीं ऑनलाइन कोचिंग के बारे में। वन ऑफ माई फ्रेंड ही हैड स्टार्टेड हिज कंपनी जिसमें ऑनलाइन कोचिंग होती थी, स्पेशली आइल्स एंड टॉफल के लिए ही होता था वो। तो मैंने वो स्टार्ट किया, मैंने काफ़ी समय तक वो चीज़ किया। एंड देन इवेंचुअली आई रियलाइज्ड व्हेन आई वाज इनटू दिस ट्रेनिंग इंडस्ट्री, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच आई लाइक। देन मैंने सॉफ्ट स्किल्स के भी कोर्सेज किए हुए थे, तो सॉफ्ट स्किल और ये सब मैंने किया। देन इसी जर्नी में, ये एक ऐसी जर्नी होती है ना, ये वाला फील्ड सेल्फ डेवलपमेंट का फील्ड है। आप भले ही स्टार्ट कहीं से भी करें, लैंग्वेज से स्टार्ट करें, ग्रूमिंग से स्टार्ट कीजिए, कहीं से भी, इवेंचुअली आप अपने पे काम करना स्टार्ट करते हैं। जब ऐसे ही अपने पे काम करते करते मैं और आगे बढ़ी, तो एक समय आया मेरे लाइफ में कि मुझे मतलब
सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। मैं बहुत सारी चीज़ें करती थी, बहुत सारा अलग अलग एरियाज़ में मेरा काम था। टेक्सटाइल्स में मैंने बताया मेरी ब्रांड था, एंड हम लोग काफ़ी अलग अलग सिटीज़ में जाके हमारे एग्जीबिशंस पुट होते थे, बहुत अच्छा सब था, बट दैट कोर सेटिस्फैक्शन वॉज नॉट कमिंग। एंड देन कोविड भी आया उसी समय के आसपास, एंड मैंने तब एक अगेन आई वांटेड टू डू समथिंग बेटर, तो मैंने एक इमेज कंसल्टेशन वाला एक कोर्स में रजिस्टर किया। तो जोडिथ राजबैंड एकेडमी है यूएसए की, इट्स अ वेरी रिनाउंड एकेडमी, और उनका यहाँ पे एक टाई अप है इंडिया में। उस कंपनी के साथ मैंने ये कोर्स किया। अराउंड 1-2 साल का ये कोर्स रहता है। तो इसके बाद मैंने इमेज कंसल्टेशन भी स्टार्ट किया। तो ये सब करते करते मुझे समझ में आया कि आप बाहर से कितना भी, इमेज इज़ लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर आउटर इमेज, जो आजकल इमेज कंसल्टेशन चल रहा है, एंड दैट इज स्टिल माई बिजनेस, आई गिव इमेज कंसल्टेशन। बट देयर वर लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स हु यूज्ड टू टेल मी कि हमको अब अच्छा लग रहा है कि अब हम बाहर से एकदम परफेक्ट दिख रहे हैं, जैसी हमारी नीड है वैसे दिख रहे हैं, बट देर इज़ दैट लैक दैट इज स्टिल इनसाइड। एंड आई वॉज लाइक कि ये लैक सिर्फ इन लोग को नहीं, मुझे भी लग रहा है। तो मैंने मेरी साइकोलॉजी की स्टडी, आप यू व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, वो कहते हैं ना। तो जब ये सारा आई वाज सीकिंग दीज थिंग्स, एंड अपने आप मेरी साइकोलॉजी की स्टडी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी एंड आई कीप डूइंग कोर्सेज, समथिंग और द अदर आई ऑलवेज कीप स्टडिंग। मेरे साइकोलॉजी के भी कोर्सेज चल रहे थे। तब मैंने आई रियलाइज दीज थिंग्स कि ओह दिस इज़ व्हाट इट इज़। आपको अपनी सेल्फ इंक्वायरी करनी है। उसी समय मेरा जो डॉक्टरेट है, मैंने डॉक्टरेट भी किया। अराउंड 22-23 मेरा डॉक्टरेट अवार्ड हुआ है। उसमें भी हमने कुछ लड़कियों के साथ एक स्टेट गवर्नमेंट केस में मैं प्रोजेक्ट कर रही थी। उसमें देयर वर सम गर्ल्स दैट आई वाज कोचिंग। तो उन बच्चियों को जब कोच करते करते उन्हीं के ऊपर हमने रिसर्च किया, और उसी चीज़ को हमने आगे मेरे डॉक्टरेट में भी यूज़ किया। तो मेरा डॉक्टरेट भी अवार्ड हुआ है मेटाकॉग्निशन पे एंड इनर इमेज बिल्डिंग पे। एंड जब ये एक चीज़ हो गई, तो उसके बाद भगवान को शायद लगा ये सही समय है अब इसके लाइफ में। फिलोसफी में मैं पढ़ी हुई थी, एक ऐसा बेसिक इन जनरल नॉलेज था। देन वेदांत एंड अद्वैत केम इनटू माय लाइफ, एंड वंस दे केम इनटू माय लाइफ आई रियलाइज्ड कि ओ माय गॉड, व्हाटएवर वाज हैपनिंग फॉर दिस मोमेंट ओनली। ओके, सो थोड़ा सा अगर हम लोग इसको लेमैन में डिस्कस करें कि एक इनर इमेज आपने बोला, तो इनर इमेज बेसिकली किस तरीके से काम करती है, या आपने बोला कि भाई ठीक है आउटर इमेज पे तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट देर इज़ अ गैप। सो वो गैप एग्जैक्टली क्या है? जैसे अभी हम लोग सोशल मीडिया के लाइफ में, राइट, रिलेटेड टू हमारे फील्ड में भी काफ़ी लोग ऐसा हैं, स्टॉक मार्केट में स्पेशली, जो अपनी एक फैसिनेटिंग लाइफ दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल में काफ़ी टाइम बाद कुछ स्कैम्स आते हैं कि सारे जो चीज़ें शो हो रही थी वो एग्जैक्टली सेम नहीं थी। और कई सारे हमने एग्जांपल्स भी देखे हैं, कई लोगों ने सुसाइड भी किया है बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं एक सोशल लाइफ हम लोग दिखा रहे हैं उसको, बट एक्चुअल में आपको पता है इनर कहीं ना कहीं देयर इज़ अ ह्यूज गैप। There's a huge यस gap. यस, सो वो बेसिकली क्या है, और इसके को ये जो गैप है उसको फिल करने के लिए किस तरीके से आज की डेट में किसी को अप्लाई करना चाहिए? व्हाट इज एक्जैक्टली दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग समझेंगे कि ये गैप क्या है। जी। देखिए, आप अगर देखेंगे ना, तो आउटर इमेज, सोशल मीडिया इज़ लाइक व्हाट, आउटर इमेज टोटली। आपने कभी देखा है कि लोग, जनरल मासेस की बात कर रही हूँ, जिनको अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जनरल मासेस आप देखोगे कि वो अपनी अच्छी चीज़ें डालते हैं सोशल मीडिया पे, फोटोग्राफ्स, कि हम घूमने गए, हम अच्छे रेस्टोरेंट गए, हम अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग किया, और अच्छा है, दैट इज़ गुड फॉर मेमोरी सेक एंड ऑल एवरीथिंग, बट कोई अपनी नेगेटिव चीज़ें नहीं डालता। नो वन वांट्स दैट नेगेटिव अटेंशन। नेगेटिव अटेंशन वो लोग चाहते हैं जिनको भाई अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है, जिनको एक सिंपैथी सीकिंग करनी है, बट एजेंडा भी उनका भी अटेंशन सीकिंग ही होता है। तो ये एक अटेंशन सीकिंग और वैलिडेशन सीकिंग। अब अगर मैंने फ़ोटो पोस्ट करी, मैं घूमने गई, मैंने फ़ोटो पोस्ट की, रही मेरी फ़ोटो पे सपोज लाइक्स नहीं आए, तो मैं शायद ज़्यादा डिप्रेस हो जाऊंगी। तो मेरी जो फोटो पोस्ट हो रही है उस पर लाइक्स भी आना, व्हाट आर दोज लाइक्स? दैट इज़ द वैलिडेशन आई एम सीकिंग। मैंने फोटो पोस्ट करी, 10 लोगों ने देखी, 10 में से 8 लोगों के लाइक्स आए, दैट इज़ द वैलिडेशन आई गॉट। तो ये वैलिडेशन सीकिंग जो है, ये हमको सबसे पहले हटाना चाहिए कि क्यों मुझे ज़रूरत है
कि कोई मुझे जब तक नहीं बोलता है आके कि तुम अच्छी दिख रही हो, तब तक मैं नहीं मानूंगी कि मैं अच्छी दिख रही हूँ। और ये सिर्फ दिखने के और सुपरफिशियल चीज़ों के लिए नहीं है, इवेंचुअली धीरे धीरे इफ़ यू गो, हर एक चीज़ के लिए लोग वैलिडेशन सीख करते हैं कि मेरी फेम भी है, मेरा फेम अगर है तो मेरा फेम भी वो जनता के वजह से, सर्टेनली जनता की वजह से, बट वो मुझे जब तक उस चीज़ का ऑन पेपर प्रूफ ना दिखे, मुझे कोई 4 लोग आके ना बोले, तब तक नहीं मानूंगी। जो चीज़ है वो होती है। उसके लिए आपको एक अंदर से कॉलिंग आनी चाहिए, एक अंदर से सेटिस्फैक्शन आना चाहिए, जो कि लैकिंग है। देन कमिंग टू इनर इमेज, देन नाउ देयर आर 2 थिंग्स, एक सेल्फ इमेज होती है और एक इनर इमेज होती है। सेल्फ इमेज जो होती है, मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ, बट डिपेंडिंग ऑन द व्यूज़ ऑफ दैट अदर्स हैव फेड मी, कि मुझे किसी ने बोला कि अच्छा यू आर अ वेरी वेल रेड पर्सन, तो मैं अपनी बुक्स के बारे में, मैं बुक्स पढ़ती हूँ ये वगैरह, मैं सबको बता दूँ, किसी ने बोल दिया मुझे ओ यू आर अ वेरी वेल रेड पर्सन। अब मैं प्रिटेंस भी कर सकती हूँ बुक पढ़ने का, सोशल मीडिया पे एवरीडे 2-3 किताबों की स्टोरी डाल दो, कुछ कर दो, एंड नाउ आई हैव क्रिएटेड अ फॉल्स सेल्फ इमेज, है ना। और किसी ने मुझे बोला कि यार तुम तो बहुत वेल रेड इंसान हो, अरे हाँ तो ठीक है, मुझे भी आ गया, चलो हाँ आई एम एबल टू कास्ट दिस इमेज, बट माई इनर इमेज नो उसकी, नो भाई आई एम नॉट रीडिंग, आई एम जस्ट प्रोजेक्टिंग अ फॉल्स इमेज। एंड दैट इनर इमेज का जो वैलिडेशन है वो कब आएगा? इनर इमेज को वैलिडेशन सिर्फ मैं दे सकती हूँ, कोई भी नहीं दे सकता। इनर इमेज को वैलिडेशन तब आएगा जब मैं एक्चुअली किसी रियल लाइफ इंस्टेंस में कुछ मैंने जो पढ़ा है अगर उसको अप्लाई कर पाई, यूज़ कर पाई, तो उसका रेलेवेंस मुझे समझ में आया, तो तब हाँ वो रीडिंग का कुछ इम्पैक्ट रहेगा। नहीं तो मैं फॉल्स इमेज प्रिटेंड करने के लिए, आई कैन इवन बी एन ऑथर, देयर आर सो मेनी ऑथर्स आउट देयर इन द वर्ल्ड जिन्होंने शायद एक वर्ड नहीं लिखा होगा, बट वो बने हुए हैं ऑथर्स। तो प्रिटेंस इज, आजकल मार्केट है पूरा प्रिटेंस का, कैपिटलिज्म इज व्हाट, प्रिटेंस इन अ वे, तो पूरा मार्केट बना हुआ है। तो ये अपने को डिसाइड करना है कि मुझे पब्लिक का वैलिडेशन चाहिए, मुझे मेरे फैमिली वालों का वैलिडेशन चाहिए, मेरे फ्रेंड्स का वैलिडेशन चाहिए, और या मुझे सिर्फ अपनी खुद का एक ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि हाँ ये मैंने किया और मैंने सही किया, अब कोई कुछ भी बोले मुझे, बट आई नो दैट आई एम राइट, दैट इज व्हाट इट ओके। इज। सो अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की भाषा में अगर इसको सिंप्लीफाई करें, तो मेरे को जितना समझ में आया कि हम लोग एक सिंपल सा बोलते हैं कि कंपनी को जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो एक होता है प्राइजेशन, कि भाई आज की डेट में उस स्टॉक का क्या प्राइस है, और वैल्यूएशन इज कि एक्चुअल में कितने रुपए का वो वैल्यू है। ओके, तो अगर कोई चीज़ 10 रुपए की है और 100 रुपए में बिक रही है, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो 10 रुपए आना ही है उसको। नहीं, तो सेम वही चीज़ है, अगर आप एक अपनी आउटर इमेज पे दिखा रहे हैं बट आप अंदर से स्ट्रांग नहीं, आप अंदर से आपको नॉलेज नहीं है, जैसे आपने काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया बुक रीडिंग का, आप एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जाके वो बबल बर्स्ट होगा। और जिसका मुझे लगता है इसी के कारण बहुत सारे हमको सोशल मीडिया में भी केसेस मिलते हैं ऐसा देखने के लिए, और खासकर लोगों को जिनको वैलिडेशंस की भी आदत होती है। और मेरे को लगता है हर किसी को भी चीज़ें हैं, वैलिडेशन सबको चाहिए होता है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों पे क्वांटम इज़ डिफरेंट, किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए, किसी को उसी के लिए चाहिए, बट वेरी ब्यूटीफुली आपने इस चीज़ को बताया। सो थोड़ा सा मेरे को बताइए कि ये जो वैलिडेशन वाली चीज़ आई है, जो अभी बहुत ही ज़्यादा मेरे को लगता है, अभी पास्ट में हम लोग देखें कि जो बात होती थी कि भाई क्या कहेंगे 4 लोग, वो मेरे को लगता है अब 4 लाख लोग चीज़ें हो गई है। और वैलिडेशन के कारण कहीं मेरे को लगता है पॉजिटिव चीज़ें भी कर रहे हैं लोग, एफर्ट्स भी कर रहे हैं, एक्टिविटी भी कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये ओरिजिन क्या है इसका? वैलिडेशन ना उस दिन से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से आपका बर्थ होता है। उस दिन से आपके सबसे ज़्यादा वैलिडेशन सीकिंग जो होती है वो घर से सीखता है बच्चा। कहीं कहीं पे ना पेरेंट्स हर जगह बच्चे को वैलिडेट करते हैं, और कहीं कहीं पे पेरेंट्स बिल्कुल ही वैलिडेट नहीं करते हैं, तो वो बच्चा बन जाता है पीपल प्लीजर, जिसको कहते हैं भाई। और पीपल प्लीजिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, वो प्लीज ही इसलिए करना चाहता है बिकॉज उसको वैलिडेशन चाहिए। उसको एक तो ये चीज़ तब क्रिएट होती है कि जब पेरेंट्स ने उसको बहुत दे के हैबिट डाल दी हो, या तो बिल्कुल ही ना दिया हो, तो वो बाहर जाके सीख करता है। ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आ जाता है उसका। देन जैसे आपने कहा कि वैलिडेशन इज़ नॉट बैड, लेट्स नॉट लेबल दिस वर्ड एज कि ये बुरा है।
ये बहुत जल्दी बन जाते हैं आजकल की दुनिया में कि ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ बुरी। वैलिडेशन इज़ नॉट बैड, वैलिडेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तभी आपको पता चलेगा कि आप कौन सी चीज़, एक अंदर की कॉलिंग तो है, अंदर की कॉलिंग को आप सुन रहे हो, बट एक समाज की भी एक नेसेसिटी होती है, वो समाज में वो चीज़ ठीक बैठ रही है या नहीं बैठ रही, इसलिए आपको वैलिडेशन भी पता होना चाहिए। दूसरा, आपने जैसे क्वेश्चन पूछते समय ही मुझे बोला, एक बहुत अच्छी चीज़ बोली आपने, वैलिडेशन बहुत इंस्पायर करता है लोगों को। जैसे मैंने किसी बच्चे की तारीफ़ की, उसको, कि वो सपोज़ ड्राइंग बना रहा है। मैंने उसे बोला, यार बहुत अच्छा बना रहे हो। ही गॉट दैट वैलिडेशन एंड नेक्स्ट टाइम ही विल ट्राई मोर। सो दैट इज़ वन वेरी गुड बेनिफिट ऑफ वैलिडेशन। अनदर थिंग, जैसे अपन लोग सोशल मीडिया पे आजकल देखते हैं, आपने देखा होगा कुछ कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं कि जो लोग सोशल सर्विस करते हैं, वो सोशल सर्विस करते समय अपने वीडियोज़ बनाते हैं। अब आप उसके कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कुछ लोग उनकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं कि यार तुम सिर्फ फ़ोटो खींचते हो, तुम वीडियो खींचते हो, ऐसा वैसा। बट देयर आर एटलीस्ट, अगर उनके यहाँ 100 लोगों ने वो वीडियो देखा, शायद 1-2 को लगता होगा कि यार ये करना अच्छा चाहिए। काम है, ये हमको भी करना चाहिए। हम्म, तो इसका अगेन अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट दैट कि जो इंसान कंटेंट कंज्यूम कर रहा है उस टाइप का, वो किस विजन को फॉलो करता है, उसकी क्या सोच है, उसका क्या माइंडसेट है। हम्म, एक तो वैलिडेशन इज नॉट बैड, बट एक सर्ट इट इज़ लाइक उसका क्वांटम आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। आप उस, वो इट कैन बी एडिक्टिव। इट इज़, वैलिडेशन से आपको डोपामिन किक मिलती है, और डोपामिन किक मिलती है ना, तो डोपामिन इज समथिंग विच गेट्स एडिक्शन, वो हार्मोन है जो एडिक्शन करवाता है आपको। तो कुछ लोग सिर्फ वो डोपामिन किक के लिए कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो लाइक्स आ रहे हैं वो आपको डोपामिन किक दे रहे हैं, एंड दैट इज द एडिक्शन वाला वैलिडेशन। राइट। सो वहाँ पे आपको यू नीड टू ड्रॉ द लाइन कि मुझे किस टाइप का वैलिडेशन चाहिए। मुझे एक अप्रूवल, सोशल अप्रूवल चाहिए कि सोशल सेटिंग में दिस इज़ गुड, वहाँ तक ठीक है, बट नॉट समथिंग विच आई शुड बी फॉलोइंग फॉर, और वो और चाहिए इसलिए मैं और चीज़ें करूँ और सीख करूँ। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपना डिस्कशन हुआ अबाउट दैट इन्फ्लुएंसर, दैट द अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स डिक्रीज्ड एंड शी कमिटेड सुसाइड फॉर दैट। सो दैट वाज अ प्योर केस ऑफ वैलिडेशन, राइट। राइट? तो इट्स हाउ इट कम्स। ओके। सो मैम, मैं आपके कुछ जब हमारा डिस्कशन हुआ था कि हम पॉडकास्ट शूट करना है, तो कुछ कुछ चीज़ें, और मैंने आपके टेडएक्स भी देखा था, उसमें आपने ये डिस्कस किया था कि जो बिजीनेस है इज इन द साइन ऑफ सक्सेस। सो मुझे भी कहीं ना कहीं फील होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। एक ना ये एक आजकल का बड़ा ऐसा पैरामीटर बना हुआ है कि मैं जितना ऑक्यूपाइड हूँ, मुझे जितना कॉन्स्टेंटली आई हैव समथिंग और द अदर टू डू, तो भैया ये बड़ा सक्सेसफुल इंसान है, इसके पास तो टाइम ही नहीं है। यार ये तो इतनी चीज़ें करता है, इसके पास तो टाइम ही नहीं है, मतलब ये बड़े सक्सेसफुल हैं। बट इज़ इट रियली सो? जिस व्यक्ति के पास टाइम नहीं है, वो अपना कहीं ना कहीं अपनी किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ टाइम डाल रहा होगा। हो सकता है दैट पर्सन इज़ नॉट स्पेंडिंग टाइम विद हिज और हर किड्स, अपनी हेल्थ पे टाइम नहीं दे पा रहा है, अपने एक सेल्फ डिसिप्लिन पे टाइम नहीं दे पा रहा। कहीं ना कहीं से हम चुराते हैं टाइम अगर हम बहुत बिजी होते हैं। आज की अगर आप देखेंगे मॉडर्न, और जितनी आप एक हर सोसाइटी की हायरकी होती है, तो उसमें आप जो एलिटिस्ट क्लास को देखेंगे, तो वहाँ पे सक्सेस का पैरामीटर ये बन गया है कि मेरे पास कितना टाइम है, कितनी चीज़ें हैं मेरी, कितना मेरा काम, बिजनेस या व्हाटएवर वो ऑटो पायलट पे चल रहा है, कितना मैं मेरे दिन का टोन खुद डिसाइड कर सकती हूँ। डिसिप्लिन इज़ वेरी गुड, वन शुड हैव डिसिप्लिन, बट एक डिसिप्लिन एक फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर में रहे जहाँ पे इट्स हेल्पिंग यू, वहाँ तक ठीक है। इतना डिसिप्लिन लाइफ में कि डिसिप्लिन के नाम पे सिर्फ अगर आप काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। आपकी बॉडी को रीबूट होने के लिए टाइम चाहिए, आपके माइंड को रीबूट होने के लिए टाइम चाहिए। अभी एक मैं आपको एक मेरी बेटी है, शी 10 ईयर्स ओल्ड शी इज़, एंड माई सन ही इज़ 5 ईयर्स ओल्ड। तो मेरे बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं, उनके कंटेम्प्रेरीज हैं, उनको मैं देखती हूँ कि वो, उनके पेरेंट्स ने उनको 10 क्लासेस में डाला हुआ है। समर वेकेशंस में तो ऐसी होड़ लग जाती है कि दिन में हमारा बच्चा ने 4 क्लास अटेंड कर लिए, वाह वाह कितने हम मदर्स को बड़ा अच्छा फील होता है, मतलब दे आर रनिंग, पिकअप एंड ड्रॉप का काम रहता है मदर्स का, एंड दे आर वेरी हैप्पी इन दैट। मेरे बच्चों को मैं 1 या 2 क्लासेस डलवाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं डलवाती हूँ। अब मैं क्यों नहीं डलवाती?
अब आप एक बात बताइए, वो बच्चा आज जा रहा है, एक क्लास से कुछ पढ़ रहा है, उसके बाद इस क्लास से निकला, बीच में उसके पास बफर टाइम कितना है, जितने देर वो इस क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा है, 10-15 मिनट का बफर टाइम है, दूसरे क्लास में गया। ऐसी दिन भर में 4 क्लासेस बच्चे ने अटेंड की। उसके बाद बच्चा घर पे आ रहा है, खाना पीना, अपनी यूजुअल चीज़ें, फिर उसके बाद बच्चे को एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ी देर स्क्रीन। अब बच्चे ने वो जो क्लास में चीज़ सीखी थी, वो उसे प्रोसेस कब करेगा? Human mind cannot digest information without processing it. This is one very basic thing which people are just missing out in life. कि आप भी अंकुश, आप भी पढ़ते होंगे, या आप भी जैसे आप अपना स्टॉक मार्केट में आप जब रिसर्च करते हैं, जो भी करते हैं, आपने एक सर्टेन टाइम तक काम किया, आप उस चीज़ को कभी ना कभी अपने दिन भर में प्रोसेस करते हैं। आप खाना खा रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप अपने बैठे हैं 5 मिनट के लिए, नींद में भी इनफैक्ट अपन लोग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। ये प्रोसेसिंग का टाइम इंसान को चाहिए। ये प्रोसेसिंग का टाइम वी आर टेकिंग अवे, नॉट जस्ट फ्रॉम द किड्स, we are taking away from our own lives. And when we are not able to process the information, we do not absorb it in entirety. And it is इसलिए जो आजकल जो नया सीकिंग है, द न्यू सीकिंग इज ऑफ द फॉर्म कि मैं मेरा टाइम लीजर में स्पेंड कर सकूं, मैं मेरा टाइम मेरे हिसाब से स्पेंड कर सकूं। दैट इज़ द ट्रू पैरामीटर ऑफ सक्सेस फॉर मी, कि माई थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, my business is running, and I can carve out the time I want for myself, my family, my self discipline, my health, and the things that I like, the things that I enjoy. That is the true parameter of success, rather than being busy. राइट। सो जितना हमारा भी डिस्कशन हो रहा था, तो मेरे माइंड में भी कुछ थॉट्स आए, और थॉट्स के बारे में हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि ऑलमोस्ट हमको दिन में मोर देन 60,000 थॉट्स आते हैं, Right. राइट। और इवन पर्सनली मैंने भी ऐसे एक्सपीरियंस किया कि ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं जो एक्चुअल में नहीं आने चाहिए, बट आते रहते हैं कुछ ना कुछ। और कई बार हम लोग माइंड को बोलते हैं कि हाँ ये थॉट्स नहीं चाहिए आपको, तो अगेन वो थॉट्स आते रहते हैं, राइट। सो तो जैसे हम लोग कर्म की बात करते हैं, राइट, तो कर्म और थॉट्स के बीच में क्या रिलेशन है? Rather than going directly to that, मैं आपको थॉट्स बताती हूँ अपने। जैसे आपने बोला कि देर आर 60,000 थॉट्स दैट कम्स टू एन एवरेज ह्यूमन माइंड। अब किसी को ज़्यादा भी आ सकते हैं, किसी को कम भी आ सकते हैं। अब नाउ थॉट्स कैसे रहते हैं? जैसे आप मान लीजिए आप कमरे में वाईफाई है, आपके पास डिवाइस है, आपने रिसेप्टर ऑन करके रखा है, वाईफाई रिसेप्टर वहाँ से आ रहा है, तो आपको वाईफाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं। बट आपके फ़ोन में रिसीव हो रहा है सिग्नल, इट इज़ वर्किंग, तो वाईफाई है। तो वैसे ही जो अपने थॉट्स होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से डिसाइड होते हैं। ओके। अपने एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट आप जिस टाइप का खाना खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं कि आपको किस टाइप के थॉट्स आएंगे, है ना। इट इज़ मेजरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट दैट यू स्टे इन। अब नाउ उस एनवायरनमेंट में स्टे करने के बाद अब आपको 60,000 थॉट्स आते हैं, आप सोच नहीं सकते उतने थॉट्स, दे आर जस्ट कमिंग, बाईपास हो रहे हैं, बट आप एक सर्टेन थॉट पे हैंग हो जाते हैं। किस थॉट पे हैंग होते हैं आप? जिसको आप कौन से थॉट को सोचते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अपील कर रहा है। अब वो थॉट आपको क्यों अपील कर रहा है? उस समय आपकी वायरिंग उस थॉट के सिंक में है। उस समय आपकी वायरिंग जो इनर वायरिंग है अपनी, वो उस थॉट से सबसे ज़्यादा मैच कर रही है। एंड देर आर सर्टेन टॉपिक्स जो ह्यूमन लाइफ के हैं, फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये सर्टेन जो है मोस्ट अपीलिंग टॉपिक्स भी होते हैं। आप लाइफ के किस स्टेज पे हो ये भी मैटर करता है। लाइक सपोज इफ़ आई एम अ यंगस्टर और मैं ऐसे 20-25 साल की हूँ, तब मैं सोचूंगी कि अच्छा मुझे आई हैव टू मेरा करियर कैसा बनेगा, क्या बेटर है, मैं ये ट्राई करूँ, मैं वो ट्राई करूँ, मैं अपना कुछ करूँ, अगर मुझे स्टार्टअप लॉन्च करना है या मुझे जॉब करनी है, तो आई विल थिंक इन दोज लाइन्स, एंड उस टाइप के थॉट्स को मैं तब टैप इन करूँगी। मिडिल एज वाले लोग किस टाइप के थॉट्स को, अच्छा ठीक है, वी आर फाइनेंशियली सेटल्ड, अब ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, अब हम लोग किस तरीके से उस समय के मेरी हेल्थ के पैरामीटर्स कैसे हैं, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे, अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आ गई, सिक्योरिटी कैसे, तो आप उस टाइप के सर्टेन थॉट्स को टैप इन करोगे। अब ये तो एक जनरल ट्रेंड ऑफ थॉट्स हो गया।
अब आप बोल रहे हो जो डिस्टर्बिंग थॉट्स है, ये डिस्टर्बिंग थॉट्स जो होते हैं, ये डिस्टर्बिंग थॉट्स आपको मल्टीपल पैरामीटर्स से आ सकते हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट पैरामीटर इज द फियर्स दैट यू कैरी. ओके और ये फियर्स अपने बचपन के फियर्स रहते हैं, जो बचपन का ट्रॉमा रहता है. बचपन का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि शुरुआत के 5-10 साल, कई बार आप आपका अर्ली 20-25 ईयर्स तक के भी जो ट्रॉमाज आपने झेले हैं, बहुत सारे ट्रॉमा दिखते नहीं हैं, वो इंटरनल होते हैं, उनके फियर्स भी इंटरनल होते हैं. तो जो आपका फियर है वो कमांड करेगा कि किस टाइप के नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगे. कहीं ना कहीं वो फियर बैठा है मन में, और वो फियर ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली लाइफ में या आपके साथ जो हुआ है उसी से आया हो सकता है आपने लॉन्ग बैक कहीं कोई न्यूज़ पढ़ी हो, और वो न्यूज़ पढ़ के ना आपको बहुत ही गंदी फीलिंग आई हो कि यार कैसी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है. एंड उस समय आपने सोचा, 2-3 मिनट सोचा उस चीज़ को, फिर भूल गए. बट वो आपके सबकॉन्शियस में चलेगी बिकॉज इट अफेक्टेड. एंड नाउ दैट थिंग, दैट न्यूज़, किसी थर्ड पर्सन की न्यूज़, आप जानते भी नहीं उसे, बट दैट हैज़ टेकन अ फॉर्म ऑफ अ फियर विच माइट कम टू योर माइंड. फिर आपके सबकॉन्शियस को ये नहीं याद रहेगा कि मैंने तो वो न्यूज़ पढ़ी थी इसलिए मुझे इस टाइप का फियर जनरेट हो रहा है. आपके सबकॉन्शियस को याद रहेगा यार इस टाइप की ना नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, और व्हाट इफ इट हैपेंस विथ मी, व्हाट इफ इट हैपेंस विथ माय लव्ड वंस. यही आते हैं ना नेगेटिव थॉट्स, तो इस टाइप के, या कुछ ऐसा ब्लड शेड दिखना, ये सब सारे आपके सबकॉन्शियस फियर्स रहते हैं जो वो नेगेटिव पैटर्न्स में आते हैं. और कर्म के पैटर्न, अगर कर्म के टर्म्स में पूछा जाए तो ऐसा कहते हैं कि आपके जो कर्म है ना, वो अलग अलग इसमें डिलीवर होने आते हैं, लॉट्स में बोल सकते हैं. जब आपका थोड़ा सा भारी टाइम चल रहा है, भारी टाइम का मतलब क्या होता है, नेगेटिव कर्मास डाउनलोड हो रहे हैं, तो उस समय और ज़्यादा उस टाइप के थॉट्स आते हैं. बट कर्म आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे कर्म आपके भुगतने हैं. देर आर सो मैनी मेथड्स इन अवर, आप जैसे वेदांत की बात करें, अद्वैत की बात करें, आपको कर्म काटने के लिए बहुत सारी चीज़ें, एक स्टेबिलिटी ऑफ माइंड आप अगर डेवलप कर लेते हो तो आप बहुत सारे कर्मों को काट सकते ओके सो आपने बहुत ही अच्छे से बात की और बताया इसके बारे में. तो थोड़ा सा अभी आपने बताया कि अद्वैत और वेदांता के बारे में, तो मेरे को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, और आप, मेरे को लगता है कि यू आर ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल. तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, और अगर एज अ लेमैन हम लोग बात करें कि सिंपल सा, कि कैसे हम लोग मॉडर्न चीज़ों को वेदांता से कनेक्ट कर सकते हैं, और क्या ओरिजिन था, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, और वेदों में या चीज़ें ऐसी क्या दी हुई है जो आज की डेट में ऑलमोस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हम वो सारी चीज़ें भूल गए. बट मेरे को लगता है कि जो स्टडीज़ हैं या जो उस टाइम पे स्टडीज़ हुई होंगी, उनका कहीं ना कहीं आज की रियल लाइफ में ज़्यादा यूज़ है. तो उसको आप कैसे अप्लाई करते हैं अपने रियल लाइफ में, और कैसे आप दूसरों को हेल्प करते हैं इसमें, और उसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ था वो? हैं. देखिए, वेद तो हमारे जैसे लेमन हम नहीं पढ़ सकते. इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा, अगर उस टाइप की ट्रेनिंग हो तो पढ़ा जा सकता है, बट इट इज़ क्वाइट इंटेंस. स्पीकिंग ऑफ, जैसे आपने मुझे अद्वैत वेदांत के बारे में पूछा, तो अद्वैत वेदांत इज़ अ फिलॉसफी दैट इज़ गिवन बाय आदि शंकराचार्य. Okay. तो वेदांत का आप टेक्निकल संधि विच्छेद अगर आप करें इस शब्द का, वेद अंत है ना, तो जो वेदों का जो सार है वो है वेदांत. Okay. आप अगर देखें तो इंडिया में बहुत जो ईस्टर्न फिलॉसफी है वो इट इज़ मेजरली इट कम्स फ्रॉम इंडिया. तो ईस्टर्न फिलॉसफी के दो स्कूल्स हैं. एक आस्तिक स्कूल है जो कि वेदों को प्रमाण मानता है, और एक नास्तिक स्कूल है जो कि वेदों को प्रमाण नहीं मानता है. नास्तिक स्कूल में बुद्धिज़्म आता है, जैनिज़्म आता है, चारवाक आता है. और जो आस्तिक स्कूल है उसमें न्याय, पूर्वा मीमांसा, उत्तरा मीमांसा यानी वेदांत, सांख्यिकी और ये सारी चीज़ें आती हैं. तो इनमें ये सारे जो हैं आस्तिक वाले, ये वेदों को प्रमाण मानते हैं. तो मैं एक वेदांतिन हूँ और अद्वैतिन हूँ. रादर वेदांत में भी अद्वैत यानी नॉन डुअल, द्वैत डुअलिटी, और विशिष्ट अद्वैत हैज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ नॉन डुअलिटी, इसको माना गया है. तो अगर बात करें अद्वैत की,
तो आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था अराउंड 8th और 9th सेंचुरी। तो आदि शंकराचार्य ऐसे समय पैदा हुए थे जब बुद्धिज़्म बहुत पीक पे था इंडिया में। और उस समय ऐसा हो रखा था कि आपको हर घर में एक नई फ़िलॉसफ़ी, एक नया सेक्ट या नया कल्चर, हाँ, मतलब हर कोई एक नया क्या कहना चाहिए, एक नया पीयर बना हुआ था। तो वेदों का प्रमाण तो खराब हो ही रहा था, सनातन में बहुत कंटैमिनेशन बोल सकते हैं, बहुत डाइवर्जन आ गया था। तो उस समय आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। अब आदि शंकराचार्य जी की थोड़ी पर्सनल अगर स्टोरी मैं बताऊं, तो वो द लैंड ऑफ गॉड्स कहते हैं, गॉड्स ओन कंट्री, केरला, कोची में उनका जन्म हुआ था। मैं जहाँ उनका जन्म हुआ है मैं उस जगह गई हूँ। वहाँ पे अभी चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन है, स्वामी चिन्मयानंद जी का आश्रम है वहाँ पे। मैंने वहाँ रह के 10 दिन हमारे एक आत्मचिंतन का शिविर हुआ था वेदांत के ऊपर ही, वो हमने किया था। तो वो जगह, उस जगह को कहते हैं कालड़ी। उनकी जो मदर थी, मदर फादर, वो नंबूथिरी ब्राह्मण्स थे केरला के। एंड उनको अपने एज के काफ़ी समय तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। एंड उन्होंने शंकर भगवान को प्रे किया कि हमको एक चाहिए बच्चा। तो उनको स्वप्न में शंकर भगवान ने दर्शन दिए। एंड उनकी माँ ने कहा कि मुझे एक बच्चा चाहिए और मैं चाहती हूँ कि शंकर भगवान आप मेरे पेट से जन्म लें। तो शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे इसमें तो है लिखा हुआ कि तुमको नहीं होगा बच्चा, बट तुमने तुम्हारी साधना को देखे, शंकर भगवान को भोले जैसे बोलते हैं, तो उन्होंने दे दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारे पेट से जन्म लूंगा, बट तुम्हारे बच्चा बहुत अल्पायु होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब शंकर भगवान खुद आ रहे हैं, तो अब जैसे भी होगा चल जाएगा। वो उनको शंकर, उनका जब जन्म, उनका नाम ही शंकर रखा गया। तो आदि शंकराचार्य की उपाधि तो उनको काफ़ी बाद में मिली, उनका नाम शंकर रखा गया। अब शंकर बहुत ज़्यादा प्रोडिजी जो बोलते हैं ना, बहुत प्रोडिजियस बच्चे थे। उन्होंने बहुत कम आयु में, जब बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं, ऐसी आयु में 3 से 4 वर्ष की आयु में उन्होंने संस्कृत, व्याकरण, मलयालम और भी बहुत सारी भाषाओं पे उन्होंने अपना ये कर लिया। जो ओरल, उस समय तो श्रुति स्मृति चलती थी कि याद करके ही सारी चीज़ें करनी है। उन्होंने बहुत ग्रिप बना ली उन चीज़ों पे। बाय द टाइम ही वाज 8, उन्होंने बहुत सारे अपने वेदांत का पठन कर लिया। बहुत ही वॉज एक्सेप्शनल चाइल्ड। देन उनका गुरुकुल में भेजने का समय आया उनका। गुरुकुल में वो गए, गुरुकुल में वो ओंकारेश्वर में जाके उन्होंने नर्मदा के तट पे, गौड़पाद उनके गुरु थे, उनके थ्रू उन्होंने अपना पूरा वेदों का जो भी पाठ पठन है किया। वहाँ पे एक उनका नॉलेज इतना इंटेंस था कि ऐसा कहते थे कि इनसे कोई पार नहीं पा सकता। तो एक उनका एक बहुत फेमस डिबेट है, जिसे दिस दिस टर्म, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग दैट टर्म, उसको कहते हैं। तो उन्होंने मंडन मिश्रा करके एक हैं, उनके साथ उनका संवाद हुआ। एंड 8 दिनों तक लगातार ये संवाद चला, जिसमें आदि शंकराचार्य काफ़ी छोटे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं उनकी एज 10-12 साल के रहे होंगे उस समय। बट मंडन मिश्रा उनको हरा नहीं पाए। एंड उनके ये टैलेंट से इतना देख के ऐसा कहते हैं कि वेद व्यास उनसे इतना प्रसन्न हो गए कि वो अपने गुरु के साथ चले गए वहाँ गुफा में वगैरह, वो जहाँ पे भी रहते। तो एक दिन वेद व्यास उनके पास अपना भेष बदल के आए। एंड उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ वेदों के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। उन्होंने उनसे बातें की वेदों के ऊपर, और उनसे इन्वेस्टिगेट किया उनके नॉलेज को, डीप 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 अगेन बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, बातें करी, और काफ़ी समय तक चला उनका ये संवाद। एंड बाद में वेदव्यास ने अपना रूप में धारण किया, अपने ओरिजिनल रूप में, और उनको बताया उन्होंने कि जब मैंने लिखा ये सब, जब मैंने ये सारी चीज़ें बोली, गणपति भगवान ने लिखा है आपको पता है, और जी। वेदव्यास जी बोल रहे थे। जब मैं लिख रहा था, जब मैं बोल रहा था, तब भी मैंने ये सारे अलग अलग डायमेंशंस सोचे नहीं थे कि इस चीज़ का ये भी अर्थ निकल सकता है। तुम शंकर एक एक चीज़ का अलग अलग इतने अर्थ निकालते हो और इतने डीप एसेंस में निकालते हो। और वो इतने प्रसन्न हो गए शंकर से कि उन्होंने उनको और उनकी उम्र को डबल कर दिया। अच्छा। फिर ऐसा करने के बाद आदि शंकराचार्य जी ने वो अपने वापस गए अपनी माँ के पास, कालड़ी वापस आए। कालड़ी वापस आने के बाद वो उन्होंने उनकी माँ अब
एज यूजुअल माएँ चाहती हैं कि बच्चे की शादी हो जाए, सब हो जाए। वो चाहते थे कि वो संन्यास ले लें, तो उनकी माँ उनको मना कर रही थी। फिर उनकी तो आयु कम थी, अल्पायु थी थे, तो तब तक उनको ना ये नहीं मिला था, क्या कहते हैं, वरदान नहीं मिला था। ये वरदान अच्छा। मिलने के पहले की बात है। ओके। थोड़ी टाइमलाइन ये हो गई। तो एक दिन वो वहाँ एक पेरियार नदी है, वो पेरियार नदी में नहा रहे थे, तो एक मगरमच्छ आया। उस मगरमच्छ ने उनको पकड़ा और अब उनको लगा कि बस हो गया, अब मेरा समय हो गया अब जाने का। तो उन्होंने अपनी माँ को बोला कि माँ, मुझे संन्यास अब तो लेने दो, तुम नहीं लेने दे रही थी, अब तो मेरे को जाना ही है, तो लेने दो, कम से कम मेरा एक सार्थक हो जाएगा ये जीवन। तो उनकी माँ ने उनको परमिशन दिया। तो उन्होंने जो संन्यास लेने के मंत्र जैसे ही बोले, तो वो मगरमच्छ उनको छोड़ के चला गया। तब उनकी माँ को भी रियलाइज़ हुआ कि इनका जन्म ये सब रेगुलर लाइफ के लिए नहीं हुआ है। इनका जन्म हुआ है कुछ जगत का उद्धार करने के लिए। फिर उसके बाद आदि शंकराचार्य ने, उनके कुछ डिसाइपल्स थे, वो डिसाइपल्स के साथ उन्होंने पूरे भारतवर्ष का 2 से 3 बार भ्रमण किया। भारतवर्ष मीन्स कहाँ तक? तब अफ़गानिस्तान और कश्मीर और इधर अखंड पूरा भारत। नॉर्थ ईस्ट अखंड भारत जो है। और उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, जो एक श्रृंगेरी मठ है, द्वारका मठ है, देन केदारनाथ में एक मठ है, और इधर ईस्ट में जो पुरी है वहाँ पे है, जगन्नाथपुरी में एक मठ है, श्रृंगेरी मठ जो मेन मठ है वो। और उस समय अगर आपको पता होगा, ऐसा बोलते हैं ना कि केदारनाथ में साउथ के ब्राह्मण्स हैं, केदारनाथ के जो पुजारी हैं वो नंबूतेरी ब्राह्मण्स हैं जो कोची के हैं। अच्छा। ओके। तब उन्होंने ऐसा व्यवस्था कर दी कि कहीं पे भी कोई चीज़ सेंट्रलाइज ना हो जाए और इंडिया की जो यूनिटी है वो बनी रहे। तो ये सारी चीज़ों को सोच के फिर वो 4 मठों के मठाधीश जो होते हैं, जो अलग अलग शंकराचार्य होते हैं, वो सब मठों के आते हैं। एंड तब इनको उपाधि मिली आदि शंकराचार्य की। अब इमेजिन कीजिए, मतलब उनकी 32 वर्ष की आयु में उनका देहवासन हो गया था। उनको जो वरदान मिला था 16 वर्ष का उनका शंकर भगवान ने दिया था, एंड फिर वो 32 वर्ष तक उनका जो वेदव्यास ने उनकी आयु डबल की। उन्होंने उतने वर्षों में असंख्य भाष्य लिखे हैं, जो कमेंट्रीज लिखी हैं वेदों के ऊपर, बिकॉज हमारे जैसे लेमैन नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। गीता से लेके उपनिषद से लेके बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने व्याख्यान लिखे हैं, कमेंट्रीज लिखी हैं, भाष्य लिखे हैं, और बहुत सारे टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट जो उन्होंने लिखे हैं उसमें भज गोविंदम है, आत्मबोध है, तत्वबोध है, बहुत सारे हैं। और ये आप नाम सुनिए ना, आत्मबोध, तत्वबोध, है ना। अब भज गोविंदम से नाम में ऐसा लगेगा कि भगवान के नाम के, अगर आप भज गोविंदम टेक्स्ट भी पढ़ेंगे, ऑल दीज टेक्स्ट्स आर अबाउट सेल्फ इंक्वायरी। दे आर नॉट टीचिंग यू एनी रिचुअल। आप यहाँ बैठो, पूजा करो, ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं है उन सब चीज़ों में। उसमें सिर्फ सेल्फ इंक्वायरी, क्वेश्चन योर सेल्फ, वाई यू आर डूइंग वॉट यू आर डूइंग द वे यू आर डूइंग इट, यही सब चीज़ें हैं। तो ये थी जर्नी आदि शंकराचार्य जी की। एंड ये उन्होंने ये मैं आपको बता रही हूँ, जो टेक्स्ट लिखे हैं, ये सब टेक्स्ट जो है ये यही वेदांत है और यही अद्वैत है, जिसमें उन्होंने नॉन डुअलिटी बताई कि नॉन डुअलिटी मीन्स कि एवरीथिंग इज़ वन, एवरीथिंग इज़ द पर ब्रह्मन, जिसमें आज 4 वेद वाक्य हैं, अगर महावाक्य जो कहते हैं वेदों के, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानंद ब्रह्म, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सारे जो हैं, ये सारे वेद महावाक्य हैं। तो ये सब यही बताते हैं कि जैसे तत्वमसि, तत्वमसि का लिटरल ट्रांसलेशन इज यू आर दैट, तुम वही हो। ओके। अहम ब्रह्मास्मि मीन्स मैं ही ब्रह्म हूँ। तो सेम है अर्थ, दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रह्म, यू आर दैट मीन्स यू आर द ब्रह्मन। ओके, अहम ब्रह्मास्मि मीन्स मैं ब्रह्मण हूँ, मैं ही गॉड हूँ वाला जो है वो दैट इज नॉट, कभी कभी लगता है अपन ही भगवान। भगवान हाँ, वो पॉपुलर कल्चर वाला जो है वो नहीं है। बट अल्टीमेटली द गॉड एंड आई एंड द वर्ल्ड, वी आर वन एंटिटी, रियलाइजिंग दैट। एंड अगर आप देखें इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्वांटम फिजिक्स जो आजकल इतनी बात हो रही है क्वांटम फिजिक्स की, क्वांटम फिजिक्स भी अग्री करता है इन चीज़ों से कि दिस इज़ नॉट द रियलिटी, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर, दिस इज जस्ट द परसेप्शन ऑफ रियलिटी दैट वी हैव। ओके। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये जो सेंटेंस है,
अब मिथ्या मतलब क्या होता है? मिथ्या मीन्स अगर आप देखा जाए तो झूठ बोलते हैं। तो बट अभी दिस थिंग, दिस फिजिकल थिंग दैट आई कैन टच, दिस बॉडी, ऑल इट इज मिथ्या। क्योंकि हम तो आए हैं 5 तत्वों से ना। देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑन अर्थ। अर्थ इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, जो पंचमहाभूत हैं, एयर, वाटर, फायर, ईथर, स्काई। ये हर चीज़ ब्रेक डाउन होके उसमें विलीन हो सकती है, हर चीज़ उसी से बनी है। उसके बिना कोई किसी चीज़ का, देयर इज नो सिक्स्थ एलिमेंट, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दीज थिंग्स। तो ये जो है ये मिथ्या का स्वरूप है। एंड अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें उसी वन चीज़ में ब्लेंड हो जाती है, एंड दैट इज़ द ब्रह्मन, दैट इज़ द आत्मन। वी आर द आत्मन, द वन फॉर्म ऑफ ब्रह्मन, एंड द ब्रह्मन इज द यूनिवर्सल रियलिटी, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ओके, सो इसके फॉलो थ्रू में ही मैं मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, और कहीं मैंने अभी रिसेंट में भी पढ़ा था कि लोगों को लगता है यार एक एक टाइम बाद तो ऊपर चले ही जाना है, राइट। और सारी चीज़ें जैसे हमने भी बात की अभी कि सब चीज़ें तो, मेरे बॉडी भी जो है दैट इज़ अ टेम्परेरी। तो कई लोग ये सोचते हैं कि ठीक है जितना जीना है आराम से जियो, क्यों टेंशन लेके योलो, जीना। हाँ, यू योलो, ओनली लिव वंस। यस यस। तो बट उसके अदर देन कुछ अगर सक्सेसफुल पर्सन्स को देखें, या जिन लोगों ने सोसाइटी में काफ़ी अच्छा किया है, वो लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग रहते हैं, और मेरे को लगता है वो कर्म प्रधान है। बट सबको पता होता है, जैसे हमारे फील्ड में राकेश झुनझुनवाला ने एक अपना बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट किया। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने बोला कि इतना जो मैंने वेल्थ क्रिएट किया है, ये वेल्थ अब मैं क्या करूँगा, थोड़े बहुत 500,000 करोड़ अपनी बिटिया को दे दूँगा, थोड़ा इनको दे दूँगा, और तो उसका मैं यूज़ तो नहीं कर पा रहा हूँ, या करूँगा, राइट। बट ये जो थॉट है आ रहा है, उसके पीछे का बेसिकली बैकबोन क्या है, और पीछे का स्ट्रक्चर क्या है जो हमको थॉट्स आ रहे हैं। एक थॉट्स आ रहा है कि मेरे को पता है कि ऐसा सारी चीज़ें तो ख़त्म होने वाली है, या एक टाइम जैसे हम लोगों ने कोविड टाइम में भी देखा था कि लोगों को समझ में आ गया था पैसे का भी कोई वैल्यू नहीं है, मनी का भी कोई वैल्यू नहीं है, आपका हेल्थ इज़ अ प्राइमा। बट आफ्टर 4-5 ईयर जब आज की डेट में हम लोग बैठे हैं, तो सारी चीज़ें अगेन सेम ट्रैक पे वापस आ चुकी है। तो आपको क्या लगता है इस थॉट पे? देखिए लाइफ के ना, व्हेन यू आर इन दिस बॉडी, तो देर आर सम बेसिक नीड्स, वो चाहिए। आप किसी भी सेंट से, जो जेन्युइन सेंट्स हैं, उनसे आप जाके बात करेंगे ना, वो आपको बोलेंगे खाली पेट पूजा पाठ नहीं होता, खाली पेट स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। तो आपको पेट भरना तो है, और आपको अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कोविड में उनका जो हुआ, जो एक्सपायर हुआ, जो उनकी पूरी स्टोरी चली, तो उनके भी अगर आप, मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा था, सॉरी पॉडकास्ट नहीं था वो, आईआईटी बॉम्बे में उनका एक लेक्चर था। तो उस आईआईटी बॉम्बे के लेक्चर में उन्होंने बोला था कि मैंने तो फेम अटेंड कर लिया, मैं इतना फेम अटेंड किया कि मुझे यहाँ बुलाया गया, सब कुछ है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी सेटिस्फैक्शन नहीं देता है। आपको वहाँ से बैठ के लगेगा कि यार मैं ना ये अचीव कर लूँगा तो मुझे हो जाएगा। यार मेरे लाइफ में पर्सनल कुछ कुछ ऐसे मेरे माइलस्टोन्स रहे हैं कि मुझे वो माइलस्टोन अटेंड करने के पहले ऐसा लगता है यार वाह ये मेरे को मिल जाए, मतलब क्या फिर तो मतलब वाह ये टैग लग जाएगा। द मोमेंट, आई विल टेल यू, द मोमेंट आई अटेंड दैट माइलस्टोन, उसके बाद मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मतलब यार क्या चीज़, ठीक है लोग मुझे आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, वेरी गुड पूर्वा, यू डिड दिस दिस एंड दैट एवरीथिंग, हाँ अच्छा लगा लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर, बट हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू लास्ट? अब क्या, दैट क्रेविंग ऑफ द सोल, अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, वो नहीं ख़त्म होती है। तो आपको एक ये, और ये ना ऐसा है, अंकुश की बोलते हैं ना, वो उस चीज़ का स्वाद पता करने के बाद ही पता चलता है कि मतलब उसको टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है व्हाट इट इज़। आप वो सक्सेस को टेस्ट करोगे तभी पता चलेगा दिस इज़ नॉट व्हाट वी वर सीकिंग, दिस इज़ नॉट द एब्सोल्यूट पीस। ऐसा लोगों को लगता है कि यार किसी का टारगेट होता है कि मेरा 100 करोड़ का माइलस्टोन मैंने टच करना है, ये करूँगी तो वाह आई हैव सेटल्ड इन लाइफ, आई हैव अर्न द नेम, मैंने वैलिडेशन चाहे फैमिली का हो चाहे ये मिल जाए वो मिल जाए, बट उसके बाद भी हॉलोनेस रहती ही है। वो जो हॉलोनेस रहती है
वो आपको ये अटेन करने के बाद पता आती कि अब इसको कैसे सेटिस्फाई करें, एंड तब यू टर्न इनवर्ड्स। हर किसी के लाइफ में, अब वो अपने कर्मों पे डिपेंड करता है, किसी के लाइफ में वो जल्दी आता है, किसी के लाइफ में आता ही नहीं है, किसी के लाइफ में लेट आता है। द पॉइंट व्हेन यू टर्न इनवर्ड, when you understand that ki okay, all these success, all these parameters, all these achievements, they will give me happiness which will last just for that infinite symbol of time. उसी समय के लिए वो हैप्पीनेस रहेगी, उसके बाद वो हैप्पीनेस उतनी एवर लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं दे सकती। एवर लास्टिंग हैप्पीनेस आपको कब मिलती है? व्हेन यू टर्न इनवर्ड, when you work on yourself, and eventually you get to a point where you know you are at peace. आपको आपके बाजू में जंग भी चल रही होगी ना, तो आपको उस समय भी आप अपने आप को ना धैर्य से रख पाओगे। ऐसा नहीं कि आपको उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा उस जंग से, बट आप अपना धैर्य नहीं खोगे। यू विल बी इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। यहाँ आपको नोबेल प्राइज़ में मिल रहा होगा ना, तो भी आप अपने कंप्लीट कंट्रोल में रहोगे। मतलब आई एम प्रोजेक्टिंग टू डिफरेंट वेरी एक्सट्रीम सिनेरियोज, कि चाहे कितना भी आपने देखा होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनके साथ कितनी भी बड़ी चीज़ हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर इन देयर ओन जोन। और प्रिटेंशन वाला नहीं, दे आर लाइक ओके, वेरी नाइस, आई गॉट दिस सक्सेस, वेरी गुड, और सम सैडनेस हैपेंड इन देयर लाइफ, ओके फाइन, विल डील विथ इट। वो वाला, वो ऐसे इंसान की निशानी है, दैट पर्सन इज टर्निंग इनवर्ड। सो अगर आपके सवाल का मैं आंसर दूं, ये हर किसी को समझ में आएगा जो सक्सेस के पीछे भाग रहा है। ऐसा देयर इज नो, सक्सेस इज नॉट बैड, एवरीवन शुड अटेन इट, एवरीवन शुड गेट इट। तभी आपको समझ में आएगा कि दिस इज नॉट व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। एंड दूसरा जो पैरामीटर अपन ने बताया कि खाली पेट पूजा नहीं होती, तो पैसा कमाना तो ज़रूरी है। आप धरती पे आए हो, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कर्मा आपका धरती से भी जुड़ा रहता है, तो आपको वहाँ पे वो कर्मा तो फेडना ही है। तो वो कर्म को फेडो, और बाकी टर्निंग इनवर्ड्स व्हेन द राइट टाइम कम्स, एंड यू कैन नॉट पुश एनीवन टू टर्न इनवर्ड्स। जब उनका समय होगा तभी वो इनवर्ड जाएंगे। हाँ, तो मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, लास्ट में मैं किसी से मिला था, वो लोग काफ़ी ब्यूटीफुल एक अपना होम स्टे मैनेज कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को बहुत एक अच्छी चीज़ बोली कि जब आपका टाइम आता है ना, तो वैसे लोग आपसे मिलते हैं और वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है, तो Right. एवरीथिंग इज रिटर्न। ट्रू। बट मैं इसको पूरी तरीके से नहीं मानता हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसे हो सकता है कि मैं काफ़ी स्क्वीज सोच रहा हूँ, छोटा सोच रहा हूँ, वाइड में नहीं सोच रहा हूँ। जैसे आज हम लोग ऑलमोस्ट कोविड से हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, राइट। राइट, बट आज हम लोग ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और इसके कारण हमारा इतना अच्छा डिस्कशन हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हो रही। तो ये जो मूवमेंट अभी हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज़ रिटन की एफर्ट्स है। आई थिंक टोटली कोइंसिडेंट था आपका और मेरा मिलना। लाइक आई वाज सरप्राइज्ड कि कोई रायपुर से और इस एरिया से है, द प्लेस वेयर वी मेट। ओके नाउ, अब ऐसा भी हो सकता था अंकुश कि आप और मैं मिले, उसके बाद स्टार्टिंग में अपनी कुछ समय बात हुई वर्क रिलेटेड, एंड देन इट डिड नॉट, मतलब मैं भी उस चीज़ में मैंने काम नहीं किया, आपने भी नहीं किया, फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने अपने इसमें चले गए। देन फिर भी वी वर इन टच, सोशल मीडिया वॉज Right. देयर, है ना। Right. अगर आप इमेजिन कर लो वहाँ की, आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं होता, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हम एक दूसरे को, तो शायद हम लोग भूल चुके रहते हैं एक दूसरे को, राइट। फिर शायद ध्यान भी नहीं आता। अभी ये जो आप पूछ रहे हो ना, ये सारे अगर इसको टेक्निकल भी नहीं है ये चीज़, काफ़ी इजीली समझ सकते हैं लोग। एक फ्री विल का कॉन्सेप्ट होता है। तो सब कुछ सेट है, बट भगवान ने ना एक छोटा सा खिलौना दिया हुआ अपने हाथ में, वो है फ्री विल। कि मुझे ऐसा बैठना है, मुझे ऐसा बैठना है, मैं डिसाइड कर सकती हूँ। मुझे आज खाना खाना है, मुझे आज खाना नहीं खाना, मुझे ये पहनना है, मुझे वो नहीं पहनना। ये सारी चीज़ों से आप द मोमेंट यू डिसाइड इट, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे कंट्रोल में है। ये आपका इल्यूजन है कि आपके कंट्रोल। ओके, इट इज़ रिटर्न, इट इज़ डेस्टिन्ड, एंड थोड़ा बहुत इसमें मॉड्यूलेशन रहता है। दैट मॉड्यूलेशन कम्स विथ कि हाउ यू डील विथ व्हाट वी से,
जो आपका प्रारब्ध है, उस करंट टाइम का प्रारब्ध समझते हैं आप? प्रारब्ध इज द पोर्शन ऑफ कर्मा विच इज पेइंग ऑफ नाउ, ओके। है ना? जैसे अभी आपका प्रारब्ध है कि आप ये पॉडकास्ट होस्ट कर रहे हो, मेरा प्रारब्ध है कि मैं पॉडकास्ट में बैठी हूँ, दैट इज द प्रारब्ध कर्मा। अब इसमें थोड़ा बहुत अपने पास फ्री विल रहता है। जैसे आप, मेरा प्रारब्ध था कि मुझे ये पॉडकास्ट में आके आपसे बात करना है, मेरे पास फ्री विल कहाँ पे थी? आपने मुझे ऑफर किया, पूर्वा आप आएंगे क्या? और वहाँ पे मैंने मेरी फ्री विल एक्सरसाइज की, आई सेड यस, ओके। आई कुड हैव सेड नो, ओके। है ना? तो और अगर वो लिखा ही होता कि वो होना ही है एंड इट इज़ वेरी पाइवटल, तो शायद वो चाहे मैंने कुछ भी आंसर दिया होता, वो होना होता तो हो ही जाता। ओके। तो एक भगवान ने एक छोटा सा टॉय दिया हुआ है अपने हाथ में फ्री विल का, और वो फ्री विल के थ्रू अपने को लगता है। बट देखिए आप, जैसे आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपने जब अपना पॉडकास्ट, जब आपने इनिशियल डेज में सोचा होगा कि लेट्स लॉन्च अ पॉडकास्ट, कहीं ना कहीं से आपको इंस्पिरेशन मिला होगा, कहीं ना कहीं से थॉट आया होगा। मैं आपको बताऊं, मैंने पॉडकास्ट के बारे में फर्स्ट कब पढ़ा था? 2009 और 10 में। आज 2025 में है, 15-16 साल पहले मैंने पढ़ा था। तब मुझे समझ में नहीं आया था कि पॉडकास्ट क्या होता है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है वो आर्टिकल, फेसबुक तब नया नया आया था और फेसबुक पे आर्टिकल्स आते थे, वो आर्टिकल पढ़ा था मैंने। द पॉडकास्ट इज़ द न्यू इनकमिंग जनरेशनल ट्रेंड, ऐसा उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ था। एंड जो ट्रेंड्स आते हैं कि ये बिजनेस अच्छा है या ये करियर अच्छा है, तो वो सजेस्टेड इसमें था कि दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट थिंग्स, तो अडेप्ट टू इट। और उस समय यूएस वगैरह में थोड़े से स्टार्ट हुए थे एक दो, इंडिया में तो देयर वाज जीरो कल्चर। राइट। अब मुझे 16 साल पहले पता चल गया था, मेरे जैसे कितने लोगों ने वो आर्टिकल पढ़ा होगा, बट डिड पीपल स्टार्ट द पॉडकास्ट? नहीं। और आपने जब भी पढ़ा होगा या आपके जब भी नॉलेज में आया होगा, मुझे नहीं पता आपके कब नॉलेज में, बट यू एक्टेड ऑन इट बिकॉज यू वर चोजन टू एक्ट ऑन इट, और द पीपल हु आर कंडक्टिंग और होस्टिंग पॉडकास्ट, दे वर चोजन टू एक्ट ऑन इट। सो हमारा मतलब लोगों का काफ़ी कन्फ्यूज़न भी है, और कुछ लोगों को कहीं ना कहीं, अभी मैं जिनसे बात करता हूँ उनको लगता भी है कि मैंने पॉडकास्ट क्यों स्टार्ट किया, राइट? सो उसके पीछे यही था कि आप जैसे अच्छे लोग आए हमारे इस पे, और हम लोग कुछ ये नॉलेजेबल बात कर रहे हैं। और मतलब इवन छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, और इसके कारण देखिए हर चीज़ आप पढ़ के मेरे को लगता है नहीं सीख सकते, क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट वाले तो हमको प्रैक्टिकली ज़्यादा ईजिली समझ में आता है। अब आपने जो अपने इतने जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज आपने लिया, उसको कितने क्रिस्प से बता दिया हमको आधे एक घंटे के पॉडकास्ट में कि यस ये है। अब लोगों को क्या पॉइंट्स मिल गए, राइट? कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को डाउट्स हैं, वो मेरे को लगता है डेफिनेटली हेल्प करती हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। जिनसे भी हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो मेरी खुद लर्निंग काफ़ी अच्छी हो रही है। और मेरे को लगता है कि जितना ज़्यादा, क्योंकि मेरा वैसा नेचर नहीं है मैं लोगों से, क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट में ना ऐसा ही है कि सुबह से 9 to 3:30 आप बैठे हो अपने अकेले सिस्टम में, नंबर्स गेम बस प्ले कर रहे हो, किसी से इंटरेक्शन नहीं, किससे आपने शेयर्स लिए हैं वो भी नहीं पता है आपको, किसको सेल किए वो भी नहीं वो भी पता नहीं है, पता है। सब सारी चीज़ें हो गई, तो इंटरेक्शन नहीं होता। तो मेरे को रीज़न ही यही था कि लोगों से डिस्कशन करें, बात करें। और जैसे आपने बताया कि कोई लोग अच्छा काम करते हैं, वो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं अपना, कोई चैरिटी कर रहा है उसके लिए सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा है, तो हो सकता है अगर 1000 लोगों ने देखा तो एक बंदा भी इंस्पायर हो सकता है उससे, और वो एक्चुअल में चीज़ें उसको अप्लाई कर सकता है, राइट? सो बस यही हमारा एक थॉट था कि थोड़ा सा डिस्कशन हो, लोग बात करें और खुल के बात करें। और हम ट्राई कर रहे हैं जितना लोगों को ला सके हम लोग, और जितना इम्पैक्ट डाल सके, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकें सोसाइटी के टूवर्ड्स, राइट? सो मैम ये बताइए कि ये जो वेदांता हो गया, या जो हम लोग ने अद्वैत के बारे में डिस्कशन किया, तो ये आपकी लाइफ में कैसे आया, और कहाँ से आपको लगा कि यस मुझे ये एक्सप्लोर करना चाहिए? आपका इंटरेस्ट कहाँ से आया? एक फ़िलॉसफ़ी के लिए एक जनरल इंटरेस्ट तो हमेशा था ही मेरे इसमें, बट इट वाज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड। और मोस्ट ऑफ द लोगों की लाइफ में यही रहता है कि कहीं कहीं से कुछ कुछ सुना हुआ रहता है। तो जब मैंने आपको बताया ना कि मेरी ये मेरा रिसर्च भी चल रहा था, साइकोलॉजी से रिलेटेड मेरा काम भी चल रहा था, आई वॉज गिविंग कंसल्टेशन टू पीपल, एंड वो जो वैक्यूम क्रिएट होने वाली चीज़ है, तो उस समय मैंने मेटाकॉग्निशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आई स्टार्टेड डूइंग माई वर्क। एंड
metacognition में, as I told you, it is the inquiry about your own thoughts. It is, awareness about your own thoughts and patterns and behavior. तो ये एक चीज़ तो मेरी लाइफ में थी, एंड शायद वो सही समय था मेरे लिए. मुझे गवर्नमेंट ऑफ एमपी की तरफ से एक प्रोजेक्ट के लिए भेजा गया, साउथ में कोची में भेजा गया, एंड वहाँ पे मेरा अद्वैत की जर्नी स्टार्ट हुई. उसके पहले मुझे थोड़ा बहुत कुछ पता था, बट दैट इज़ द फाउंडेशनल थिंग इन माई जर्नी टूवर्ड्स अद्वैत, आई वुड से. एंड फिर मुझे वहाँ अद्वैत के बारे में जब मैंने सीखा और डीपर सीखा और बहुत सारी चीज़ें पता हुई, तब मुझे पता चला कि जो मैं मेटाकॉग्निशन में काम कर रही हूँ, इट इज़ द सेम थिंग. आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन दैट कैंप, शी इज़ अ वेदांतिक इन्फ्लुएंसर. तो वो और मैं बैठ के ना, मैं यही डिस्कस करती थी कि ये तो हम लोग मेटाकॉग्निशन में यही तो कराते हैं, अरे यही तो कराते हैं. तो बाय द एंड ऑफ द कैंप आई रियलाइज्ड कि अब मुझे ना उसको, वेस्टर्न साइकोलॉजी इज़ वेरी नेसेंट, इज़ वेरी यंग. सारे टर्म्स, टेक्नोलॉजी, ये वो सब है उसमें, बट इट इज़ स्टिल वेरी यंग. यहाँ पे उस चीज़ का बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव मुझे मिला. बहुत, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाकॉग्निशन अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे आपको मिलेगा, बट उन्होंने वेस्टर्न फिलोसफर्स ने, नॉट फिलोसफर्स, साइकोलॉजिस्ट ने मेटाकॉग्निशन को पढ़ाई से रिलेटेड, हाउ टू, या फिर आपके पोटेंशियल को कैसे बढ़ाना है, आपका आउटकम कैसे इंक्रीज करना है, वहीं तक यूज़ किया है. बट इट इज़ अ वेरी लिमिटेड prospect for metacognition. Metacognition is a huge thing, and that is what Vedanta, Advait teaches. That self-inquiry. It seems like a very small word, और इसका मैग्नीट्यूड समझना, unless until you are experiencing it. मैंने भी शायद सारे एस्पेक्ट्स एक्सपीरियंस नहीं किए हैं अभी तक इसके. तो वहाँ से कोची का जो कैंप था मेरा, वहाँ से मेरी अद्वैत की जर्नी स्टार्ट हुई. एंड उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने मुझे भेजा था वहाँ पे. बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था वो. एंड जो भी कोई है जिसको अद्वैत की जर्नी स्टार्ट करनी है, वेदांत के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो दिस इज़ वन वे. दीज सॉर्ट ऑफ कैंप्स, यूथ रिट्रीट्स और ये सब हैं. देयर आर दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर बीइंग कंडक्टेड. इनफैक्ट आई एम एन एम्बेसडर फॉर गवर्नमेंट ऑफ एमपी. वननेस एम्बेसडर हूँ मैं उनकी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर की. तो आई एम एन एम्बेसडर फॉर अद्वैत ओनली, बिकॉज आदि शंकराचार्य जी का, जैसे मैंने बताया आपको, कि ओंकारेश्वर में उन्होंने अपना पठन पाठन पूरा किया था. तो गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने उसी चीज़ को लेके उनकी एक बॉडी है, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास. तो ये जो बॉडी है ये स्पॉन्सर करती है यंग बच्चों को, बट एलिजिबल अराउंड 40 तक का उसका एज का ये है, क्राइटेरिया है. उनको फैसिलिटेट करती है, अलग अलग आश्रमों में भेजती है जहाँ पे वो अद्वैत का पठन पाठन कर सकते हैं. फुल्ली स्पॉन्सर्ड कैंप्स होते हैं. एंड इनफैक्ट बिकॉज आई एम एन एम्बेसडर फॉर इट, तो मैं प्रोपोगेट भी करती हूँ इस चीज़ को. उसके अलावा वहाँ पे आई एम इन्वॉल्व इन द बॉडी एज वेल. सो दे आर डूइंग ब्यूटिफुल जॉब इन इंट्रोड्यूसिंग अद्वैत फिलोसफी टू द इनकमिंग जनरेशन. राइट. तो ये बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और कई लोगों को पता नहीं है. राइट. तो इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से कोई अप्लाई कर सकता है या ऐसा कुछ है? या उनकी वेबसाइट है, उनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है. ओके. आचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास के नाम से ही है. अच्छा. और अद्वैत यूथ रिट्रीट आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा. गवर्नमेंट ऑफ एमपी के जो टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाएंगे तो उनकी वेबसाइट की लिंक्स आपको मिलती है. और मेरा इंस्टाग्राम अगर आप टैग करेंगे तो एकात्म धाम करके उनका पेज है, एकात्म धाम को फॉलो कर सकते हैं. मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा रेफरेंस डाल के भी वो लोग फॉर्म भर सकते हैं. देयर इज़ अ प्रोसेस फॉर इट. नॉट एवरीवन गेट सिलेक्टेड. दे लुक फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स. देयर इज़ अ प्रॉपर इंटरव्यू दैट हैपन्स. एंड उसके बाद हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, बिकॉज दिस इज़ अ फुल्ली स्पॉन्सर्ड कैंप, तो ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल कम, बट वी आर लुकिंग फॉर द राइट पीपल जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं इस चीज़ को. तो बट आई एनकरेज पीपल टू फिल द फॉर्म एंड कम फॉर सच रिट्रीट्स. ओके. ओके. सो कहीं पे मैं देख रहा था आपका कि इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखा था मैंने, जब आपके लिए रिसर्च कर रहा था, कि आपने एक 1 मिनट रील के बारे में एक पोस्ट किया था और एक स्वामी थे, उनके बारे में आपने डिटेल दी थी. तो वो क्या स्टोरी थी?
आप ये स्वामी चिन्मयानंद चिन्मयानंद, जी। यस जी। स्वामी चिन्मयानंद की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनफैक्ट मैं जो कोची में जब मेरी जो अद्वैत जर्नी स्टार्ट हुई वो चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन में ही स्टार्ट हुई। गवर्नमेंट ऑफ एमपी का उनके साथ भी टाई अप है, उनके आश्रमों में भी बच्चों को और यूथ को भेजा जाता है ये सब कैंप्स के लिए। तो स्वामी चिन्मयानंद वॉज अ नास्तिक, अ थोरो अथेइस्ट। Okay. वो बिल्कुल नहीं मानते थे धर्म में, पूजा पाठ में। वो भी एक नंबूदिरी फैमिली से बिलोंग करते थे। कोची का ही उनका था बर्थ प्लेस। तो उनका ओरिजिनल नाम था बालाकृष्ण मेनन एंड उनको बाला के नाम से जाना जाता था। तो ही वॉज अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट। तब नेशनल हेराल्ड के लिए काम करते थे। इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़पेपर्स बैक देन। एंड वो एक फ्रीडम फाइटर थे। तो वो सुभाष चंद्र बोस के जो आईएनएस था, उसके साथ उन्होंने काम किया। आईएनएस नहीं, सॉरी, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, उसके साथ उन्होंने काम किया। उनकी क्लोज कॉग्निशन में वो ऑपरेट करते थे। एंड ब्रिटिशर्स को उनके बारे में पता चल गया था। तो ब्रिटिशर्स ने वो पकड़ में भी आ गए। ही वॉज ऑन द रन, बट एक जगह उनको कहीं टिप मिली और वो पकड़ा गए। और उस समय ब्रिटिशर्स दे वर ऑन अ रैम्पेज। वो बहुत बुरा ट्रीट करते थे, स्पेशली जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको। कई सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको इतना 3rd डिग्री ट्रीटमेंट मिला था कि उनकी मौत हो गई थी। तब ब्रिटिशर्स पे बहुत प्रेशर भी बन रहा था। स्वामी जी को भी वैसा ही ट्रीटमेंट मिला। उस समय वो स्वामी जी नहीं थे, तब वो बाला के नाम से जाने जाते थे। उनको भी वैसा ही ट्रीटमेंट मिला। बट ब्रिटिश, और वो बहुत फेमस पत्रकार भी थे, तो ब्रिटिशर्स पे प्रेशर भी था कि ये मर जाएंगे अगर कस्टडी में, तो बहुत ये हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। तो जस्ट व्हेन ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ वो थे, उनको ब्रिटिशर्स ने रिलीज़ कर दिया। अब रिलीज़ कर दिया मतलब उन्होंने अपने सिपाहियों को बोला कि इसको ले जाके बाहर कहीं छोड़ दो। सिपाहियों ने उनको ले जाके छोड़ दिया। किस्मत उनकी ऐसी थी कि जिस घर के बाहर छोड़ा वो उनके एक दोस्त का घर था। उस घर में उनके दोस्त की मम्मी रहती थी एंड शी वाज सिंगल। उनके बेटे की भी ऐसी स्वतंत्रता सेनानी इसमें डेथ हो गई थी। उनकी मदर ने स्वामी जी को अंदर लाया, उनको नरिश किया। कुछ दिन तो वो पहचान में नहीं आ रहे थे। जब थोड़ा होश में आए तब पता चला अच्छा ये तो बाला है। फिर उनको अच्छे से नरिशमेंट किया, सब कुछ किया एंड देन ही केम बैक टू लाइफ। इवेंचुअली इसी समय के दौरान फ्रीडम भी हासिल हुई इंडिया को। बट स्वामी जी या बाला कहें तब, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ द फ्रीडम। ही वुड से कि इंडिया इज़ फ्री बट आर इंडियंस ट्रूली फ्री। तो उनका ये कहना था कि इंडिया में ये जो रूढ़िवादी संस्कृति है और इतना जो कंटामिनेशन है, कल्चर कंटामिनेशन है, इतना डीप परकोलेट हो चुका है लोगों के बीच में, उनकी बिलीफ सिस्टम में। तो ये सब रूढ़िवादी चीज़ों को निभाते निभाते तो इंडिया कभी तरक्की नहीं कर सकता। फ्रीडम ब्रिटिशर्स से मिल गई है, सोच से इनको फ्रीडम नहीं मिली है, ऐसा उनका मानना था। एंड वो इसी थॉट प्रोसेस में चल रहे थे। अगेन वो अपना जर्नलिज्म उन्होंने कंटिन्यू कर लिया था। फिर one day he was sitting in a 5-star restaurant with his friends because he was a very elite journalist at that time. तो उनका एक दोस्त बड़ा दुखी था। there is a movie on a quest, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, स्वामी चिन्मयानंद के लाइफ के बारे में। ये तो मैं बता रही हूँ, ये तो आप देख ही मतलब सुन ही सकते हैं। इसके अलावा आई वुड रिकमेंड पीपल टू गो एंड वॉच दैट मूवी ऑन अ क्वेस्ट। ओके, तो मैंने भी वहीं से मुझे ये सारी जानकारी मिली। और वो कैंप में भी हम लोग को सर्टेनली दिस वाज दैट डॉक्यूमेंट्री वाज प्लेड फॉर अस। तो स्वामी जी अपने वही 5-स्टार रेस्टोरेंट में बैठे थे अपने कुछ दोस्तों के साथ। तो उनके एक दोस्त बड़े दुखी हो रहे थे कि यार मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, ऐसा वैसा, मैंने तो उसे इतने गिफ्ट्स दिए एंड ऑल, फिर भी उसने ब्रेकअप कर लिया। तो स्वामी जी हंसने लगे उस पर, यार तू तो जेन्युइनली ये हो रहा है कि तेरी गर्लफ्रेंड ने तेरे से तेरे को डिच किया। ये देख अपनी दूसरी फ्रेंड, ये तो जाके खुद कौन कौन से स्वामियों को इतना सारा पैसा दे देती है, अपना तो खुद जाके मूर्ख बन के लुटा रही है पैसा। तो उनकी जो फ्रेंड थी वो थोड़ी सी बोली, तुमको क्या लगता है, तुम व्हाई डू यू कीप कॉलिंग दीज स्वामीज कि दे आर नॉट ऑथेंटिक और दे आर पुटिंग अप अ ड्रामा और प्रोपेगेंडा है ये वो, तुम जाके उनसे एक बार मिलो खुद, तब तुम्हें पता चलेगा। तो स्वामी जी ने भी उसे एक चैलेंज के तौर पे लिया। तो उनके जो फ्रेंड के जो गुरु थे समवेयर इन ऋषिकेश और हरिद्वार, ही वेंट देयर कि मैं उनका इंटरव्यू लूँगा। एंड उन्होंने, उनका था कि ही वॉज अ लिटिल, उस समय ना यूथ यंग भी थे,
और थोड़े से ये थे, मतलब एरोगेंट बोल सकते हैं। तो उनका था कि ये जो स्वामी जी, इनके मुंह से ही मैं बुलवाऊंगा कि नहीं ये सब गलत है, मैं अपने आर्टिकल में प्रूफ करके रहूँगा। तो स्वामी जी गए वहाँ पे उनसे मिलने के लिए, उनके फ्रेंड के जो गुरु थे। तो पहले तो कुछ दिन उनसे मिल नहीं पाए, वो आश्रम में रहे। वो स्वामी जो उनके गुरु थे बड़े बिजी रहते थे। तो बिजी ऐसे नहीं कि कोई बहुत हाई फाई चीज़ों में, वहाँ पे आश्रम में एक हॉस्पिटल था जहाँ पे गांव के आसपास के लोग आते थे, और वो जो गुरु जी थे वो खुद उनकी सेवा करते थे। तो ये देख के उनको थोड़ा सा 1 2 3 दिन उनका हार्ट मेल्ट हुआ। फिर धीरे धीरे वो जो थे तपोवन महाराज नाम था शायद उनका, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किया स्वामी जी को, बट एक बार में नहीं दिया। धीरे धीरे उनसे बात करते 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 अराउंड 7 8 दिन का समय लग गया। बाय द एंड ऑफ 9th और 10th डे स्वामी जी का जो व्यू था वो चेंज हो गया था। अब उनका व्यू ऐसा हो गया था कि अब मुझे जानना है कि क्या है अद्वैत, क्या है वेदांत, क्या है ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद जो तपोवन महाराज थे, उन्होंने तपोवन महाराज शायद उनके ओरिजिनल गुरु थे, बट ये जो ऋषिकेश के जो गुरुजी थे, उन्होंने उनको बोला कि अगर तुमको सच्ची में जाना है तो ये एक है गुरुजी, ये ऋषिकेश के कंदराओं में रहते हैं, तुम जाओ इनके पास, ये तुमको सिखाएंगे वेद पुराण जो भी है, जो ऑफिशियल वैदिक नॉलेज होता है, पर बहुत डिफिकल्ट होता है, तुम कर पाओगे क्या। एंड ही वॉज अ वेरी हेड स्ट्रॉन्ग गाय। बाला जब थे वो बोले हाँ हाँ मैं कर लूँगा। तो उन्होंने उनको एक एड्रेस दिया कि जाओ तुम इस जगह। ये गए, 7 दिन पैदल चल के गए, और ऋषिकेश सड़कों पे नहीं चल रहे थे, पहाड़ों में चल रहे थे, ऊबड़ खाबड़, कभी नदी क्रॉस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और उस साइड का टेरेन आपको पता है कैसा टेरेन है, इट्स नॉट अ प्लेन टेरेन। तो वो फाइनली 7 8 दिन के पास पहुँचे इनके पास, तपोवनगिरी महाराज के पास। तो उन्होंने बोला कि मैं को भेजा है इन्होंने आपसे दीक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ लाए हो, चिट्ठी लेटर कुछ लाए हो? तो स्वामी जी ने बोला नहीं कुछ भी नहीं लाया हो। बोले जाओ लेके आओ। तो बोले मैं बहुत दूर से आया हूँ। बोले हाँ हाँ ठीक है, मैं कैसे मान लूँ कि तुमको इन्होंने किसने भेजा है, तुम जाओ लेके आओ। वो उनका टेस्ट था कि ये रेजिलियंस है क्या, तुम सच्ची में पात्र हो क्या, तुम सीखना चाहते हो क्या। टेस्ट था उस चीज़ का, या तुम सिर्फ ऐसी कुछ समय का होता है ना, कुछ समय इन्फ्लुएंस हो गए, कुछ समय वो उसके बहाव में आ गए और फिर बाद में जोश ठंडा हो जाता है। वही चेक करने का उनका तरीका था। तो स्वामी जी 7 दिन वापस आए चल के, वो चिट्ठी ली, फिर वापस गए। बीच में एक आध बार शायद उनको थोड़ा सा आया भी, बट वो फिर से उनका जो निश्चय था बहुत स्ट्रांग था, फिर से वापस गए। तब उनके गुरुजी ने उनको एक्सेप्ट किया। फिर वो 2 3 शिष्य रहते थे उस समय, उनके पास ज़्यादा शिष्य नहीं थे। पूरे गुरुकुल तरीके से उन्होंने उनका पूरा श्रुति स्मृति से हुआ, कुछ भी लिख के नहीं पढ़ा उन्होंने, पूरा श्रुति स्मृति से पढ़ा। श्रुति यानी सुन के एंड स्मृति यानी याद करके। एंड ये सब पूरा पठन पाठन उन्होंने किया वेदों का, पुराणों का। फिर 10 साल के बाद जब उनकी दीक्षा पूरी हुई, उनके गुरु ने उनका नाम रखा चिन्मयानंद, तो वो बने स्वामी चिन्मयानंद। एंड देन ही केम एंड उनके पास, उनको हिंदी नहीं आती थी ज़्यादा अच्छे से, इंग्लिश वॉज हिज मेन लैंग्वेज, मलयालम एंड संस्कृत ओवर द टाइम ही गॉट टू लर्न। तो वो पूना आए। पूना में वो एक मंदिर के बाहर बैठे हुए थे, एक रेगुलर विजिटर, टेम्पल विजिटर। शी वेंट टू हिम एंड उनको कुछ प्रसाद वगैरह, कुछ दक्षिणा दी कि कोई एक स्वामी जी बैठे हैं, इनको दे देती हूँ। तो उन्होंने, स्वामी जी ने उनको पूछा यहाँ पे कोई आसपास मंदिर है क्या? तो उन्हें बताया ये मंदिर है। तो बोले मुझे ले चलो। वो वहाँ गए। तो वो जो मंदिर जिनका था, जो परिवार उस मंदिर के देख रेख करता था, उन्होंने उनको बोला कि मैं यहाँ पे उपदेश देना चाहता हूँ। आई थिंक पहला उपदेश उन्होंने गीता पे दिया था या किसी तो भी चीज़ पे दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो पर मैं इंग्लिश में दूंगा, मेरे को वही भाषा पे कमांड है। वो जो थे वहाँ मंदिर के जो संभालने वाले, बोलते इंग्लिश में कौन सुनेगा। वो भी खुद मराठी थे, मराठी एरिया था पुणे का। तो बोले नहीं मैं तो इंग्लिश में दूंगा। तो उनका मान रखने के लिए उन्होंने बोला ठीक है आप कल दे दो जो उपदेश आप करना चाहते हो, मैं बुला लेता हूँ। तो गिन के 4 5 लोग, उनके परिवार के 1 2 लोग और जो लेडी लेके आई थी, ऐसे 4 5 लोग वो उनका उपदेश बैठ के सुन रहे थे। 1 हफ्ते का कुछ रहता है जो भी चल रहा था। बाय द एंड ऑफ द उपदेश ऐसा बोलते हैं कि वहाँ मंदिर तो छोड़िए, वहाँ वो जो मंदिर की गली थी वहाँ पे बैठने की, पैर रखने की जगह नहीं थी।
इतना वो पूरा उनके, और वो इंग्लिश में बोल रहे थे, और उस समय इंग्लिश का इतना कल्चर नहीं था इंडिया में, बट फिर भी इतना उस चीज़ को प्रतिसाद अच्छा मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं आ रहा था, वो एक कनेक्ट हो पा रहे थे। एंड प्रॉब्ली उनका उद्देश्य यही था कि जो एजुकेटेड मासेस हैं, वो एजुकेटेड मासेस ही सबसे ज़्यादा अपनी परंपरा से दूर हो गए। तो एजुकेटेड मासेस में वो अपनी परंपरा को लेके, अपने वेद वेदांत को लेके एक जिज्ञासा जागृत करें, उनकी जर्नी स्टार्ट कराएं। एंड दैट्स हाउ हिज लाइफ स्टार्टेड। एंड फिर उन्होंने चिन्मय इंटरनेशनल मिशन की स्थापना करी। एंड फिर तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे है, बहुत अमेजिंग काम करते हैं, उनके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। एंड वो एक मिशन है जो कि लोगों को वेदांत की तरफ लेके जाता है, अद्वैत की तरफ लेके जाता वाह, ब्यूटीफुल, है। ग्रेट ग्रेट। सो बहुत ही अमेजिंग इनपुट रहा आपके साइड से, और मेरे को लग रहा है कि आप इतना अच्छा बोलते हैं, मेरे को लग रहा है कि शाम हो जाएगी अगर हम लोग डिस्कशन करते रहें, और बट टाइम का भी थोड़ा सा कंसेंट है। तो फाइनली जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनको हम लोग एंड करते हैं विथ रैपिड फायर, जी। राइट। सो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करूँगा, और जो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में आएगा वो आपको बोलना है विदाउट अ सेकंड थॉट, ओके राइट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। श्योर श्योर। सो वेदांता ने आपकी पर्सनल लाइफ का सबसे बड़ा फियर कैसे डिसॉल्व किया? By letting me know that it is something which is stopping me and I'm unstoppable otherwise. ओके, कोई एक बुक आप जो सजेस्ट करें लोगों को? वैसे तो भगवत गीता इट वुड बी, बट इट्स नॉट फॉर द बिगनर्स। सो फॉर बिगनर्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस योगानंदा। एक ऐसा वैदांतिक प्रिंसिपल जो हर यूथ को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से पूछे तो पूरा वेदांत ही पढ़ाया जाना चाहिए। बट अगर आप एक चीज़ को बोलेंगे तो ट्राई टू फाइंड द रीज़न वाई यू आर बिहेविंग द वे यू आर बिहेविंग। ओके, सबसे पहले क्या बदलें, कपड़े, हैबिट्स या थॉट्स? इनफैक्ट तीनों चीज़ें सिंक में होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप रहते हैं वैसा आप फील करते हैं, एंड इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो काम एक साथ स्टार्ट कीजिए सारी चीज़ों पे। इनर पीस और सक्सेस दोनों को एक साथ मिला सकते हैं या इल्यूजन है? डिपेंड करता है कि आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। किसी के लिए सक्सेस की डेफिनेशन इनर पीस होगी, किसी के लिए बीइंग सो एंड सो हो सकती है, किसी के लिए कार खरीदना हो सकती है। जैसे आप कोचिंग सेशंस भी लेते हैं, राइट। सो ऐसी कौन सी चीज़, ऐसी कौन सा कॉमन चीज़ें हैं जो सेल्फ इमेज इशू लोगों को जनरली रहता है? कॉन्फिडेंस के इश्यूज रहते हैं, देन बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिलेशंस इन देयर लाइफ, पेरेंट्स के वजह से या पार्टनर के वजह से। अब जो भी चीज़ वो लोग बोलते हैं, इन्फ्लिक्ट करते हैं, तो वो लोगों की बिलीफ सिस्टम बन जाता है। वो खुद का उनका पर्सनल बिलीफ सिस्टम बन जाता है खुद के बारे में, जो कि सच नहीं होता है। ओके, क्या आपको लगता है सोशल मीडिया ने हमारी इनर इमेज को डिस्ट्रॉय किया है? नहीं, इट इज़, आई वोंट से दैट। इट इज़ अगेन यू नो कि मेरे को एक टूल दिया है, उस टूल को मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ। किसी को आप आग दोगे, कोई वो आग से खाना बना सकता है, कोई आग से घर जला सकता है। यूज़ करने वाले पे है। ओके, और एक कोई ऐसा वैदिक मंत्र जो मॉडर्न वर्ल्ड के लिए बनाया हो, वो क्या होगा? मंत्र, वैसे सबसे बड़ा मंत्र अगर पूछें तो राम नाम सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो ऐसा कहते हैं कि महादेव भी जब मेडिटेशन करते हैं तो वो राम के नाम पे मेडिटेशन करते हैं। तो कुछ नहीं कर पाए तो वही कर लीजिए, दैट विल ब्रिंग यू इन सिंक। ओके, सो बिफोर वी एंड दिस सेशन, मेरा एक लास्ट था कि आप काफ़ी लोगों के सेशंस लेते हैं, कई कई लोगों को आप काउंसलिंग भी करते हैं, तो अभी ऐसा कोई कॉमन चीज़ें हैं जो आपको दिखती कि हाँ सबकी लाइफ में ये प्रॉब्लम तो हो रहा है, बिकॉज ऑफ इट माइट बी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और न्यूक्लियर फैमिली और ओन थॉट्स और डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और मोनेटाइज वर्ड्स, इतना हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह हम लोग पैसे से चीज़ों को देख रहे हैं, तो क्या कॉमन चीज़ें हैं जो आपको देखने के लिए मिलती हैं? कॉमन प्रॉब्लम इज आइडेंटिटी क्राइसिस। People have because
जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया, वैलिडेशन सीकिंग, और जब वो वैलिडेशन उनके हिसाब से जो उनको चाहिए वो नहीं मिलता है, तब उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होता है. तो आइडेंटिटी क्राइसिस इज़ वन बिग थिंग दैट आई कैन सी. एंड अगर रिलेशनशिप के टर्म्स में आप बोले तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, स्पेशली कपल्स की, कि अगेन देर इज़ अ इमेज जो बाहर प्रोजेक्ट की जाती है और इंटरनल दैट दे हैव, तो बहुत गैप रहता है उन चीज़ों में. और मोस्टली मेरे क्लाइंट्स जो आते हैं जो मैरिड हैं सपोज, तो इट इज़ अ बिग चंक ऑफ देयर प्रॉब्लम, देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद देयर पार्टनर. तो ये तो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक्चुअली, पता है आजकल के ज़माने में ना, जैसे वो बोलते हैं ना, पहले एक टर्म आपने कई जगह सुना होगा कि हमारी जनरेशन ऐसी थी कि जो हर चीज़ को फिर से रिपेयर करके यूज़ करती, पुराने लोग बोलते हैं. और ये जनरेशन है यूज़ एंड थ्रो वाली जनरेशन है. तो हर चीज़ को रिपेयर भी नहीं करना चाहिए और हर चीज़ को यूज़ एंड थ्रो भी नहीं करना चाहिए. यू हैव टू फाइंड योर बैलेंस. तो ये वाली मैंने जो अभी देखा है करंट सिनेरियो में, जो यंग कपल्स रहते हैं जो मेरे पास आते भी हैं, तो उसमें जो एक मेजर प्रॉब्लम है ना, वो लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं. और वो अपना एक डेफिनेशन सेट कर लेते हैं. वन वेरी गुड एग्जाम्पल आई वुड गिव, कि एक मेरी खुद की फ्रेंड थी, कॉलेज फ्रेंड, एंड शी गॉट मैरिड वेरी लेट इन हर 30s 35. तो उसकी ना एक लिस्ट थी, उसने बना के रखी थी कि मुझे मेरे होने वाले पार्टनर में ये चीज़ें होनी चाहिए. मतलब उसके पास उसके बायोलॉजिकल मार्कर्स तक उसने लिखे हुए थे कि वो जिस भी बंदे से शादी करूं उसकी फैमिली में ये डिसीजेस नहीं होने. इट इज़ अ गुड थिंग, नॉट बैड, बट उसकी तैयारी वहाँ से थी कि वो बंदा ऐसे बिहेव करना चाहिए, उसकी ये चॉइसेस. आप इतना चीज़ों को कस्टमाइज नहीं कर सकते एंड उसमें मज़ा भी नहीं आएगा. लेट लाइफ सरप्राइज यू, एंड थोड़ा लाइफ सरप्राइज भी करेगी आपको, तो साथ में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने के लिए भी रेडीनेस रखनी चाहिए. एक्चुअली पीपल फॉरगेट वन थिंग, कि लाइफ इज़ अ प्रोसेस. दे फॉरगेट टू एन्जॉय द प्रोसेस. दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन द टारगेट कि हाँ ये मिलना चाहिए, ये वाली चीज़ होनी चाहिए, एंड जो समाज के पैरामीटर्स में सेट है, ये दिस इज़ व्हाट गेट्स तालियां, तो ये वाला अचीव करना है, वो प्रोसेस भूल जाते हैं. तो दैट्स व्हाट इट इज़. वाह वाह, ग्रेट ग्रेट. सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और होप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी काफ़ी सारे इनपुट्स मिले होंगे, और हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि जब भी आप टाइम निकालें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कशन करने के लिए, और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जो हमारे व्यूवर्स को पसंद आएगा, उस पर मैं चाहूँगा कि जब भी आपको समय मिले हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट भी शूट करेंगे. थैंक यू सो मच, और बहुत ही अमेजिंग रहा. होप इसी तरीके से आप सोसाइटी को, और थ्रू जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, उसका जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, उसके थ्रू आप सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट लेके आएंगे. और थैंक यू सो मच, पूरा मज़ा आ गया आपके साथ. थैंक यू सो मच अंकुश. मुझे भी बहुत मज़ा आया. आपने मुझे बुलाया, और मुझे तो अच्छा लगता है बातें करना, और बातें करके तो मज़ा आता ही है. थोड़े लाइक माइंडेड लोग हों, अच्छे टॉपिक्स निकले, तो मेरे तरफ से आप जो भी कभी आगे एक्सपेक्ट करेंगे, डेफिनेटली. एंड कीप डूइंग वेल, यू आर डूइंग रियली नाइस. Thank you. एंड ये आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं आप खुद भी नहीं जानते होंगे. तो यू आर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट फॉर द सोसाइटी, एंड कुडोज टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.